$4,200 सैलरी है यहाँ पे। बेबी पैदा होने की सूरत में आपको 1 साल की बिल्कुल, छुट्टी मिलती है, आपको तो देखें। पेड छुट्टी मिलती है। पीएचडी कंप्लीट करते-करते आपको जो है वो सिटीज़नशिप भी मिल जाती है बिल्कुल। तकरीबन। 130 कैंडिडेट्स में से ये सिलेक्ट हुए हैं। बैचलर्स कंप्लीट करने के बाद मेरा कोई इतना अच्छा सीजीपीए नहीं था और ना ही मुझे कोई इतना ज़्यादा रिसर्च का एक्सपीरियंस था, लेकिन यूरोप के अंदर मुझे यूनिवर्सिटी ऑफ ओस्लो के अंदर अभी पीएचडी एज अ एम्प्लॉयमेंट के तौर पे पोजीशन ऑफर हुई है। व्यूअर्स देखें, सीजीपीए जो है ना, ये कोई क्राइटेरिया नहीं है आपकी जो है एक्सपर्टीज जज करने का। आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। जैसा कि मैं आप अपने चैनल पे बताता रहता हूँ आपको कि फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर स्कॉलरशिप्स किस तरह लेनी है और आप किन किन कंट्रीज़ में जो है किस तरीके से आप पीएचडी या मास्टर्स के लिए जा सकते हैं फुली फंडेड स्कॉलरशिप के ऊपर, जिसमें आपको किसी भी किस्म के एक्सपेंसेस जो हैं वो नहीं करने पड़ते। तो ऐसे ही व्लॉग की एक सीरीज़ लेके मैं आज आया हूँ और इस व्लॉग में मैं आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा एक ज़बरदस्त सक्सेस स्टोरी से। मेरे साथ हैं हसन जमाल। तो हसन अभी रिसेंटली नॉर्वे में पीएचडी में एनरोल हुए हैं, लेकिन ये इससे पहले मेरे साथ कोरिया में थे। 2019 से हम 3 साल इकट्ठे रहे हैं कोरिया में। वहाँ पर इन्होंने पोस्ट मास्टर रिसर्चर थे। बैटरीज़ के अंदर इनका रिसर्च ऑफ एरिया ऑफ इंटरेस्ट था रिसर्च का। तो माशाल्लाह इन्होंने काफ़ी अच्छी पब्लिकेशन की हैं। तो हसन भाई, अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम एंड शहजाद भाई। थैंक यू वेरी मच, आपके टाइम का शुक्रिया। अच्छा, इस इंटरव्यू को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा आप अपने बैकग्राउंड के बारे में बताएं कि आप पाकिस्तान में कहाँ से हैं, और थोड़ी अपनी स्कूलिंग और अंडर ग्रेड की जो डिग्री है उसके बारे में बता दें। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम हसन जमाल है। अभी जिस तरह शहजाद भाई ने डिस्क्राइब किया, मैं लाहौर से आगे डिस्ट्रिक्ट कसूर से बिलोंग करता हूँ और मोस्टली मेरी जो स्कूलिंग है और एफएससी है वो चुनिया से हुई है। और चुनिया के बाद मैंने लाहौर के अंदर से इस्लामिया कॉलेज सिविल लाइन से बैचलर्स किया और उसके बाद मुझे साउथ कोरिया के अंदर मास्टर्स की पोजीशन ऑफ़र हुई। फुली फंडेड मास्टर्स पोजीशन थी, तो मैंने अपना मास्टर देगू सिटी साउथ कोरिया से कंप्लीट किया और उसके बाद मुझे एक रिसर्च सेंटर के अंदर काम करने का मौका मिला। तो अराउंड 4 इयर्स जो है मैंने डीजिस एक रिसर्च इंस्टीट्यूट का नाम है, तो वहाँ से मैंने 4 ईयर ज़्यादा रिसर्चर काम किया है। और उसके बाद मैं पोजीशंस देख रहा था किसी और कंट्री के अंदर, तो यूरोप के अंदर मुझे यूनिवर्सिटी ऑफ ओस्लो के अंदर अभी पीएचडी एज अ एम्प्लॉयमेंट के तौर पे पोजीशन ऑफर हुई है। आपने 2 साल बीएससी और 2 साल एमएससी वो वाला रूट था या 4 साल का अंडर ग्रेड था वहाँ? नहीं, बेसिकली ये BS 4 इयर्स प्रोग्राम था अच्छा। जो पंजाब यूनिवर्सिटी ने एफिलिएटेड कॉलेजेस के थ्रू लॉन्च किया था। तो हम्म। मैं उस बैच के अंदर सबसे पहला जो बैच कंप्लीट किया था उसमें था। अच्छा, चलो। अमूमन मैंने देखा है कि जो लोग इस तरह के कॉलेजेस के अंदर से 4 इयर्स डिग्री कंप्लीट करके आते हैं, उनका जो मोटिवेशन लेवल है वो मतलब उस स्कॉलरशिप की तरफ कम होता है। वो लोग ज़्यादा जॉब्स वगैरह की तरफ जाते हैं, टीचिंग और इस तरह की चीज़। तो आपका किस तरह मतलब ये रूट बना, आपको गाइडेंस किसने प्रोवाइड की कि आपको कोरिया जाना चाहिए हायर स्टडीज़ के लिए? बैचलर्स कंप्लीट करने के बाद मेरा कोई इतना अच्छा सीजीपीए नहीं था और ना ही मुझे कोई इतना ज़्यादा रिसर्च का एक्सपीरियंस था, लेकिन स्टार्ट से ही मेरे माइंड के अंदर था कि मैंने हायर स्टडी के लिए फ़ॉरेन किसी कंट्री में जाना है। हम्म। और उसके बाद मुझे एक दोस्त ने कोरिया के बारे में बताया और मैंने थोड़ा सर्च आउट किया, तो लकीली एक पोजीशन मुझे कोरिया के अंदर मिली और मैं फिर कोरिया चला गया मास्टर्स के लिए। अच्छा, मास्टर्स के लिए जब आप कोरिया गए तो वहाँ जो आपका नॉलेज जो ज़्यादा थ्योरेटिकल था, जब एक रिसर्च एनवायरनमेंट के अंदर गए तो आपको क्या डिफरेंस फील हुआ? और आप समझते थे कि आप जो चीज़ों को ओवरकम करना चाहिए इस रिसर्च स्टाइल को मीट करने के लिए, तो आपने क्या डिफरेंस फील किया वहाँ पे? ऑब्वियसली डिफरेंस तो बहुत बड़ा था। कॉलेज के अंदर हमने जस्ट कोर्स वर्क पे फोकस किया हुआ था, एक्सपेरिमेंट का कुछ नहीं पता था, हम्म। लेकिन कोरिया के अंदर थ्योरी पे ज़्यादा लोग फोकस नहीं करते। जो प्रोजेक्ट होता है उसी के बारे में ही आपको एक्सपेरिमेंट्स करके और पब्लिकेशन की तरफ फोकस करना होता है। हम्म। तो इसके लिए जो सबसे ईजी वे था वो तो यही था कि मैं दूसरी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जाके लोगों से मिलता था अपनी फ़ील्ड के अंदर। और दूसरा साथ ये था कि मैंने जाते ही कोरियन लैंग्वेज सीखना शुरू कर दी, जिससे मुझे थोड़ा सा लोकल्स के साथ कम्युनिकेशन के अंदर बड़ा इजी हो गया। और काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क ही करनी पड़ी। मैं 9 to 6 जॉब नहीं कर रहा था उस वक्त मैं 9 to 9 काम कर रहा था और वीकेंड पे भी काम करता था। तो डेफ़िनेटली एक बहुत बड़ा जो गैप है
जो एक वो स्किल्स गैप है या एक्सपीरियंस गैप है, तो उसको ओवरकम करने के लिए मुझे 2-3 साल काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ी थी। जी, ज़बरदस्त। तो व्यूअर्स देखें, सबसे पहली चीज़ मैं आपको अपने व्लॉग्स में बताता रहता हूँ कि मोटिवेशन है। तो हसन के अंदर मोटिवेशन थी कि इन्होंने फ़ॉरेन जाना है, कोरिया के अंदर जाना है या किसी भी और कंट्री में और अच्छी एजुकेशन आगे अपनी कंटिन्यू करनी है, ताकि अपना एक बेहतर करियर जो है ये बना सकें। तो इन्होंने कोरिया गए और मैं भी इनको पर्सनली वहाँ पे जो है वो जानता था, तो ये हमारी यूनिवर्सिटी भी आते रहते थे। ये अपनी फ़ील्ड के बहुत सारे लोगों के साथ मिलते रहते थे और अपनी फ़ील्ड के लोगों के साथ मिल के जो है इन्होंने अपने मास्टर्स के अंदर अपनी रिसर्च और एक्सपीरियंस का जो गैप इन्होंने बताया वो फिल किया और इसके अलावा ये मास्टर्स के अंदर आई थिंक अपनी लैब में पहले स्टूडेंट थे जिन्होंने रिसर्च आर्टिकल पब्लिश किया था, ऐसे ही? बिल्कुल, मैं अपने डिपार्टमेंट के अंदर फर्स्ट पाकिस्तानी स्टूडेंट था, जो प्रोफ़ेसर ने लिया। पूरे डिपार्टमेंट के अंदर ही मैं पहला था और उसके बाद विदिन 2 इयर्स ऑफ माय मास्टर्स आई पब्लिश्ड 1 रिसर्च आर्टिकल एंड अलोंग विद 1 बुक चैप्टर। जी, तो व्यूअर्स देखें, सीजीपीए जो है ना ये कोई क्राइटेरिया नहीं है आपकी जो है एक्सपर्टीज़ जज करने का, आपकी क्वालिटीज़ जज करने का, ठीक है? तो उसकी बहुत सारी रीज़न्स हो सकती हैं। स्टूडेंट्स बड़े अच्छे होते हैं, उनको वो एनवायरनमेंट नहीं मिल रही होती, जिनके अंदर वो ग्रो कर सकें, या कुछ लोग जो हैं वो थ्योरी में अच्छे नहीं होते, वो प्रैक्टिकल में अच्छे होते हैं। तो हसन ने जैसे बताया, अब इन्होंने फ्रैंकली मतलब लोग बताते भी नहीं हैं, इन्होंने सही बताया कि मेरा जो जीपीए उस लेवल का नहीं था, लेकिन उसके बावजूद जब मुझे एक अच्छा ग्राउंड मिला तो मैंने अपने आप को प्रूव किया और माशाल्लाह जो है मैं खुद इनका जो सक्सेस है उसका विटनेस हूँ। उसके बाद आप हमारे इंस्टीट्यूट में आए, तो ये जो आप हमारे इंस्टीट्यूट में आए, डेफ़िनेटली इसमें आपकी रिसर्च आर्टिकल्स और आपकी एक्सपर्टीज़ का जो है वो बिल्कुल बहुत बड़ा अमल दखल है। लेकिन ये आपका लिंक किस तरह बना? एक्चुअली जब मैं कोलैबोरेशन के लिए शहज़ाद की यूनिवर्सिटी आया जाया करता था, तो वहाँ पे शहज़ाद भाई ने मुझे काफ़ी लोगों से इंट्रोड्यूस करवाया और बाकी भी कॉलीग से मिला। तो लकीली जैसे ही मेरा मास्टर्स कंप्लीट हुआ, तो उन्हें मेरी ही रिसर्च फील्ड के रिलेटेड एक कैंडिडेट की ज़रूरत थी। तो मैं लकीली अवेलेबल था तब, तो मैंने फ़ौरन इस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट किया और वहाँ एज़ अ रिसर्चर काम करना स्टार्ट कर दिया। हाँ जी, तो व्यूअर्स देखें, कनेक्टिविटी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर आप अपनी फ़ील्ड के लोगों के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं और आप उनको साथ-साथ ये शो भी करा रहे होते हैं कि आपका इंटरेस्ट भी है और आपकी एक्सपर्टीज़ भी उस लेवल की हैं, जब आप डिस्कशन करते हैं तो पता चलता है कि इस बंदे के अंदर क्या लेवल ऑफ एक्सपर्टीज़ है, लेवल ऑफ क्वालिटीज़ है उस रिसर्च फील्ड के मुताबिक। तो हसन इसी तरह करते थे, डिस्कशंस वगैरह करते थे, जिसकी वजह से इनका एक लिंक बना और इनको डिजिस में 4 साल आई थिंक आपने एज़ अ रिसर्चर जॉब हाँ, की थी। अराउंड 4 इयर्स, और मैं पहला पाकिस्तानी था वहाँ पे भी जिसे जी, एज़ अ रिसर्चर अपॉइंट किया गया था। यूजुअली वहाँ पे रिसर्चर पोजीशन पीएचडी के बाद भी ऑफ़र नहीं करते थे। ज़बरदस्त। उसके बाद जी ये इनकी रिसर्च की तरफ आते हैं, तो यहाँ 4 साल के दौरान आपने क्या सीखा और क्या आपने वो एक्सपर्टीज़ इम्प्रूव की जो कि आगे आपको हेल्पफुल हुई पीएचडी गेन करने के लिए? हाँ, रिसर्च सेंटर के अंदर मैं बेसिकली काम कर रहा था उस वक़्त, बैटरी की रिलेटेड ही प्रोजेक्ट था जो कि सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रोलाइट्स था। तो मैं मेरे लिए बिल्कुल नई फ़ील्ड थी, क्योंकि मेरा मास्टर्स के अंदर थोड़ा-सा एक्सपीरियंस डिफरेंट था, जो कि नॉट 100% सेम एक्सपीरियंस था। लेकिन ये है कि डिजिस्ट में काम करने के बाद जो मेरी इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर स्किल्स हैं, और इसके अलावा जो पब्लिकेशन, स्पेशली हाई इम्पैक्ट फैक्टर पब्लिकेशंस कैसे की जाएँ, तो इसके बारे में मुझे बहुत ज़्यादा सीखने का मौका मिला। और इसके अलावा मुझे बड़ा कॉन्फिडेंस आ गया था, बड़ा लंबा टाइम रिसर्च सेंटर में काम करते हुए। और मैं इसमें थैंक करूँगा कोरियन गवर्नमेंट को, जिन्होंने हमें कटिंग एज फैसिलिटी प्रोवाइड की हुई थी, तो उसने डेफ़िनेटली बहुत हेल्प आउट किया। सही है। तो उसके बाद एक और चीज़ मुझे बताएँ, जैसा कि मास्टर्स में होता है कि आपको आपने पेपर पब्लिश कर लिया और आप कोरिया में हैं, तो बहुत ईज़िली आप कोरिया में पीएचडी हासिल कर सकते थे। एक मतलब नॉर्मल यूनिवर्सिटी में हो सकता है अच्छी में भी कर जाते डेफ़िनेटली। तो लेकिन आपने ये 4 साल का रिसर्च गैप किस लिए लिया? मतलब आपने रिसर्चर क्यों फ़ील्ड क्यों चूज़ की? पीएचडी के लिए क्यों नहीं गए आप? हाँ, बिल्कुल, मैं बिल्कुल पीएचडी स्टार्ट कर सकता था वहाँ पे, मास्टर्स के फ़ौरन बाद स्टार्ट कर सकता था। लेकिन मेरा स्टार्ट से ही प्लान था कि मैं कहीं हाई रैंकिंग यूनिवर्सिटी के अंदर जाके पीएचडी करूँ, और यूरोप का मेरे माइंड के अंदर तब से ही था। तो मैंने 2-3 साल तो बड़ा कंसिस्टेंट होके लैब के अंदर काम किया, और उसके बाद 3rd-4th ईयर में जाके मैंने सोचा कि अभी मैंने अप्लाई करना स्टार्ट करना है। तो उस टाइम तक मेरी प्रोफ़ाइल के अंदर बड़ी अच्छी पब्लिकेशंस भी आ चुकी थीं, और मैं जहाँ पे अपनी सीवी वगैरह सबमिट करता था, तो डेफ़िनेटली वहाँ से रिस्पॉन्स भी ज़रूर आता था। तो ये है कि अगर आपने वाक़ई अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट में जाना है, तो आप थोड़ा-सा रिसर्च एक्सपीरियंस गेन करें, और किसी बहुत हाई रैंकिंग यूनिवर्सिटी को आप हिट कर सकते हैं ईज़िली।
जी, तो व्यूअर्स मास्टर्स के बाद आप भी मतलब फ़ौरन ट्राई कर सकते हैं अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में, लेकिन एक अच्छी सीवी के लिए ज़रूरी है कि आपकी जो सीवी है उसके अंदर रिसर्च पब्लिकेशन अच्छी होनी चाहिए, आपकी स्किल सेट बहुत ज़बरदस्त होना चाहिए। तो हसन ने जो अपने 4 साल हैं, ये 3 या 4 साल का इन्होंने जो गैप लिया है, उस गैप के पीछे रीज़न ये थी कि ये एक अच्छे इंस्टीट्यूट को टारगेट कर रहे थे। ये कोशिश की है, लेकिन साथ-साथ इन्होंने जो है वो एप्लीकेशन जब अप्लाई करना शुरू किया तो उस वक़्त इनकी सीवी बिकॉज़ ऑफ द रिसर्च पब्लिकेशन जो इनका 3-4 साल का एक्सपीरियंस है उसकी वजह से बहुत इम्प्रूव हुई और डेफ़िनेटली फिर आपको कोरिया में जो टॉप लेवल का इंस्टीट्यूट है स्कॉलरशिप के लिहाज से यूएसटी में मिली हाँ, आपको बिल्कुल, पीएचडी। मुझे किस्ट के अंदर पीएचडी भी ऑफ़र हो गई थी और भी कोरिया की टॉप यूनिवर्सिटीज़ के अंदर से मुझे ऑफ़र थी। लेकिन मेरा प्लान शुरू यूरोप में था, तो यहाँ पे शहज़ाद भाई आगे आपको थोड़ा-सा बताएँगे इस बारे में, तो हम डिस्कस करते हैं। अच्छा, तो व्यूअर्स आगे यूरोप वाली डिस्कशन से पहले मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि हसन जब अपनी लैब में एज़ अ रिसर्चर अपॉइंट हुए थे, तो इनसे पहले जितने भी लोग थे वो पीएचडी के बाद आते थे रिसर्चर, बिल्कुल, और ये आफ्टर मास्टर्स डिग्री रिसर्चर हायर हुए थे, ठीक है? और इनकी सैलरी और उनके जो पीएचडी के बाद जो रिसर्चर्स हायर हुए थे, उनकी सैलरी में ऑलमोस्ट 100% का डिफरेंस था, ऐसे ही ना? इसी तरह। लेकिन इसके बावजूद इन्होंने एक तो नॉलेज गैप और फाइनेंशियल बेनिफिट्स कम होने के बावजूद भी इन्होंने बड़ी मेहनत किया है। मुझे इनके सुपरवाइजर के कमेंट्स का भी पता है, वो बड़े इंस्पायर थे इनसे। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि इस बंदे ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, अपनी सीवी को इम्प्रूव किया है, और ये सारी चीज़ों के पीछे आप जाके देखें मोटिवेशन है बिल्कुल, इसी कि तरह। इनका मोटिवेशन ये थी कि मैंने टारगेट एक बड़े इंस्टीट्यूट को करना है और पीएचडी करनी है। ये मैटर ही नहीं करता कि आपकी स्कूलिंग कहाँ से है। आप मेरे प्रीवियस व्लॉग्स में मैं आपको जो है स्टूडेंट्स का व्लॉग मैंने रिकॉर्ड किया, वो आप जाके देख सकते हैं। ये मैटर ही नहीं करता कि आपकी स्कूलिंग कहाँ से है, और ये मैटर नहीं करता कि आपके ग्रेड्स अगर कम हैं भी, तो अगर आपको मौका मिलता है तो आप अपने आप को प्रूव कर सकते हैं, और मौका मिलने के लिए ज़रूरी है कि आप ट्राई करें। अच्छा, तो हसन अब आप आ जाते हैं, आपने मतलब स्पेसिफिकली यूरोप क्यों टारगेट किया आप? जैसे हांगकांग में है, हांगकांग पीएचडी फेलोशिप स्कीम है, वहाँ पे प्रोफेसर्स भी बड़े ज़बरदस्त हैं, रिसर्च फैसिलिटी भी बड़ी ज़बरदस्त है, स्टाइपेंड भी बड़ा अच्छा मिलता है, गल्फ में भी इस तरह है, यूएस में भी है। तो स्पेसिफिकली आपका यूरोप आने का मतलब मोटिव क्या था? एक तो मैं काफ़ी टाइम से जो है कोरिया के अंदर था, तो मैं थोड़ा-सा अपना रिसर्च एनवायरनमेंट भी चेंज करना चाहता था। और दूसरी मेरी मोटिवेशन ये थी कि फैमिली के लिए मैं थोड़ा-सा ज़्यादा कंसर्न था कि फैमिली के लिए यूरोप बहुत अच्छा वर्क लाइफ बैलेंस है, आप फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सकते हैं और क्वालिटी ऑफ लाइफ डेफ़िनेटली यहाँ पे और कोरिया के अंदर ह्यूज डिफरेंस है। तो यही था रीज़न थी कि जिसकी वजह से मैंने यूरोप को सिलेक्ट किया। तो व्यूअर्स जो कोरिया है उनका वर्किंग स्टाइल डिफरेंट है। वो थोड़े हार्ड वर्किंग और डिसिप्लिन्ड है। और यूरोप में क्या है कि आपके ऊपर डिपेंडेंट है, आपने अपनी बिल्कुल। रिसर्च को ड्राइव खुद करना है, आपके लिए ज़्यादा इतनी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन नहीं है यहाँ पर ना। तो डेफिनेटली हर रिसर्च एनवायरनमेंट के अपने फ़ायदे और नुकसान हैं। कोरिया में अगर ये रहे हैं, थोड़ा टफ वर्क एनवायरनमेंट था, बट उसका आउटकम देखें, इन्होंने अच्छी पब्लिकेशंस की हैं। मतलब इनके जो 4-5 आर्टिकल्स हैं वो 10-15 इम्पैक्ट फैक्टर के करीब है, और एक इनका 20 प्लस में है। तो ये एक ह्यूज अचीवमेंट है 4 साल के दौरान जो इन्होंने की है। अच्छा, तो नॉर्वे में आपने अभी पीएचडी में एनरोल हैं, तो आपने नॉर्वे ही टारगेट किया या पूरे यूरोप को में ट्राई करते रहे हैं आप? मेरा जो जब मैं अप्लाई कर रहा था यूजुअली मैंने स्कैंडिनेविया को टारगेट किया। मैंने स्वीडन के अंदर कई यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एप्लीकेशन सबमिट की और नॉर्वे के अंदर की। और उसके बाद मुझे स्वीडन से तो ज़्यादा यूनिवर्सिटियों से रिस्पांस नहीं आया था। हाँ, लेकिन नॉर्वे के अंदर मैं 3 पोजीशंस पे सेलेक्ट हो गया था। तो सही। मेरा इंटरव्यू 30-30 मिनट के उन्होंने कंडक्ट किए। उन्होंने बड़ी डिटेल से और ब्रॉडली मुझे हर चीज़ के बारे में पूछा और मैं 3 पोजीशन पे सेलेक्ट हो गया और वहाँ से फिर मैंने एक पोजीशन को सेलेक्ट किया। सही है, तो माशाल्लाह देखें जी, इनके पास ऑप्शन थी सिलेक्शन की, ना कि इनके एम्प्लॉयर के पास। अच्छा, दूसरी चीज़ मुझे ये बताएँ कि आपने जब अप्लाई किया, तो यूजुअली मैंने प्रीवियसली एक स्टूडेंट का इंटरव्यू किया था, उन्होंने बताया कि मैंने एप्लीकेशन जो फ़ाइल की है पीएचडी सर्च करने के लिए, तो मैं प्रॉपर एक जॉब समझ के करता था डेली। वो बता रहे थे कि मैं 8 से 10 घंटे स्पेंड करता था जॉब को ढूँढने के लिए, और पीएचडी में एप्लीकेशंस जो हैं वो फ़ाइल करता रहता था। तब जाके मुझे वो कहते पीएचडी पोज़ीशन मिली। तो आपने कितनी ज़्यादा ट्राई की? नहीं, मैंने इतनी ज़्यादा तो ट्राई नहीं की। मैं जस्ट सेलेक्टिव पोजीशंस के ऊपर ही अप्लाई किया था और मुझे उन्हीं से ही बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ और गया वो था। पोज़ीशंस आपसे रेलेवेंट होंगी बिल्कुल, बिल्कुल। ये पोजीशंस मेरे
बहुत ज़्यादा रेलिवेंट थी और यही रीज़न थी कि मुझे रिस्पॉन्स बहुत जल्दी आ तो गया अब था। देखें हसन के केस में इनको ट्राई कम करनी पड़ी है, उसकी रीज़न ये है कि इनको इनके पास एक्सपर्टीज़ ज़्यादा थी, इनके पास इनकी सीवी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव थी, तो इसलिए इनको आसानी भी रही पीएचडी बिल्कुल। पोजीशन हासिल करने में। अच्छा, अब आते हैं कंपटीशन की तरफ। आपने यूरोप में अप्लाई किया सिलेक्टेड पोजीशंस के ऊपर, तो आप क्या समझते हैं कि कितना ज़्यादा कंपटीशन था? कुछ लोगों की आपसे अच्छी भी प्रोफाइल्स होंगी या जी, डेफ़िनेटली मैं व्यूअर्स को यहाँ बताना चाहूँगा, यहाँ एक पोज़ीशन के अगेंस्ट 100 200 कैंडिडेट्स ईज़िली आ जाते हैं और यूजुअली टॉप 20 जो कैंडिडेट्स होते हैं, उनकी सीवी बहुत अच्छी होती है। इवन कि जिस पोज़ीशन पे मैंने अप्लाई किया तो उसपे 124 कैंडिडेट थे अगेंस्ट हुँ, वन पोज़ीशन, तो कॉम्पिटिशन तो बहुत टफ़ है। उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पे पूरा यूरोप भी अप्लाई करता है, एशिया अप्लाई करता है और इवन लोग ऑस्ट्रेलिया और कनाडा और यूएस से भी हुँ, यहाँ हुँ। लोग अप्लाई करते हैं। मेरे ग्रुप के अंदर भी अमेरिकन वगैरह हैं। तो यहाँ पे व्यूअर्स कंपटीशन तो बहुत टफ है। या डेफिनेटली व्यूअर्स, जब हम यहाँ पे जो पाकिस्तानी की कम्युनिटी है उसमें भी जाते हैं, जब लोगों को हम बताते हैं कि हम इस तरह रिसर्चर्स हैं, तो वो बड़ा मतलब एक रिगार्ड करते हैं, बड़ी रिस्पेक्ट भी देते हैं और बड़े माशाल्लाह खुश भी होते हैं कि यहाँ पर ये चीज़ पोजीशंस बड़ी जो है कम्पिटिटिव हैं, तो ये इन पोजीशंस को लेना आसान काम नहीं है। तो माशाल्लाह जिस तरह हसन ने बताया कि 130 कैंडिडेट्स में से ये सिलेक्ट हुए हैं। तो हसन, अब आप बताएं कि नॉर्वे में जब आपने पीएचडी ली तो आपने किन-किन डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर किया? जब मैंने एप्लीकेशन सबमिट की तो उस वक्त यूजुअली तो जर्नल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, सीवी वगैरह आपकी, और एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स मैंने सबमिट किए। और यहाँ पे इंग्लिश प्रोफिशिएंसी के लिए भी आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करना होता है, वो यहाँ पे मस्ट है। यूजुअली आइट्स या आईबीटी या टोफल वगैरह, जो भी आप एक स्पेसिफिक बैंड जो रिक्वायर करते हैं वो तो ये मांगते हैं। आइल्स माँगते हैं हाँ, ज़रूर? बिल्कुल, यहाँ पे आइट्स कंपल्सरी है और हुँ, मिनिमम 6.5 बैंड है, जो कि आपके पास अगर थोड़ी-सी भी हुँ। मेहनत करें तो आप इज़िली ले सकते हाँ, हैं। बिल्कुल, जो लोग अंडरग्रेड या मास्टर्स कंप्लीट कर लेते हैं और मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है वो इंग्लिश होता है, तो उनके लिए 6.5 बैंड लेना कोई इतना ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। जस्ट आपने पैटर्न टेस्ट का समझना है और जाके टेस्ट दे दें, 6.5 बैंड आ जाता है। अच्छा, अब आप थोड़ा कवर लेटर के बारे में अपने में बताएँ कि आपने कवर लेटर किस तरह प्रिपेयर किया? कवर लेटर में हर कवर लेटर को पोज़ीशन के अकॉर्डिंगली मॉडिफ़ाई करता था हुँ, हुँ। और स्पेशली जो कवर लेटर है वो यूजुअली ही पहले प्रोफ़ेसर्स यहाँ हुँ, देखते हैं हुँ। और कवर लेटर से ही इंस्पायर होके आपके बारे में कोई डिसीज़न लेते हैं। बिल्कुल, तो कवर लेटर व्यूअर्स बड़ी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। सीवी जस्ट एक छोटा-सा आपका ब्रीफ इंट्रोडक्शन होता है, लेकिन कवर लेटर में आप थोड़ा डिटेल के साथ एक्सप्लेन कर रहे होते हैं चीज़ों को। तो उसके बाद हसन आ जाते हैं पीएचडी, आप नॉर्वे आ गए। अब यहाँ एनरोल होने के बाद आपको क्या मेजर डिफरेंस फ़ील हुआ है कोरिया और नॉर्वे के दरमियान? यहाँ पे नॉर्वे की सबसे अच्छी बात तो ये मुझे लगी, यहाँ आपको बहुत फ्रीडम दी जाती है काम करने के लिए और यहाँ पे सुपरवाइज़र्स आपको बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करते। फुल फ्रीडम होती है आपके पास, कोई टाइमिंग नहीं आने और जाने की। इसके अलावा यहाँ पे जो रिसर्च फंडिंग है वो बहुत अच्छी है। इस पे आप ने लोकली और इंटरनेशनली आप इजीली कोलैबोरेशन कर सकते हैं, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस पे जा सकते हैं। यानी व्यूअर्स, मैं यही कहना चाहूँगा कि यहाँ पे काम आपने खुद करना है। यहाँ कोई भी आपको फ़ोर्स नहीं करेगा काम करने के लिए, यहाँ आपने अपने लिए काम करना है। अच्छा, उसके बाद हसन मुझे बेनिफिट्स की तरफ बताएँ कि आपको क्या बेनिफिट्स हैं जो एक कोई भी पीएचडी, आपको नहीं है, कोई भी पीएचडी स्टूडेंट आता है, उसको आपने मुझे फाइनेंशियल बेनिफिट्स बताने हैं, सोशल बेनिफिट जिसमें अगर किसी की फैमिली है, बच्चे हैं, तो उस उनके क्या बेनिफिट हैं? और अगर किसी की वाइफ या किसी का हस्बैंड जो है वो इधर आके फैमिली वीज़े पे आता है, तो वो जॉब वगैरह कर सकता है या नहीं कर सकता? इस तरह की कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करें। जैसे ही आपको एंट्री वीज़ा मिल जाता है, आप नॉर्वे आ जाते हैं, तो उससे पहले आप अपना वीज़ा भी अप्लाई कर सकते हैं, अपने साथ आप अपनी वाइफ़ का और अपने बच्चों का भी वीज़ा एक ही साथ अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। इसके बाद नॉर्वे आने के बाद थोड़ा-सा चैलेंज होता है अकोमोडेशन का, लेकिन यूनिवर्सिटी यहाँ आपको अकोमोडेशन भी प्रोवाइड करती है। इसके बारे में भी आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। स्पेशली सबसे अच्छी बात इन कंट्रीज़ की, ये इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ हैं। 100% तो नहीं है, लेकिन यहाँ सब लोगों को इंग्लिश आती है। अच्छा, तो कितनी मतलब सैलरी मिलती है यहाँ पे पीएचडी स्टूडेंट को और कितने परसेंटेज टैक्स की होती है और एक्सपेंसेस क्या हैं? ये मुझे बता दें। हाँ, अभी जो करंट कन्वर्जन रेट है इसके अकॉर्डिंगली $4,200 सैलरी है यहाँ पे, 25% टैक्स है। तो यूजुअली मोर देन $3,000 जो है वो आपके अकाउंट में आ जाते हैं। सही और है। सबसे जो बड़ा एक्सपेंस है यहाँ अकोमोडेशन है।
इसके अलावा फूड यहाँ पे एक्सपेंसिव नहीं है, तो बस आपने अपनी अकोमोडेशन को अगर मेंटेन कर लें तो आप अच्छी सेविंग भी साथ कर यानी सकते कि हैं। एक नॉर्मल बंदा $1000 यहाँ पे कंज्यूम कर जाता है आराम से, हाँ, 1000-1200। एक $1000 के अगर आप अंदर आप सिंगल हैं तो। बिल्कुल सिंगल हैं, तो $1000 के अंदर आप बहुत अच्छी तरह से रह सकते हैं। सही है। अच्छा, आपने बताया इसमें एक ह्यूज पोर्शन जो है वो सैलरी के अंदर 25% ऑलमोस्ट टैक्स का है। बिल्कुल। तो टैक्स के क्या बेनिफिट हैं? अगर आप टैक्स देते हैं तो इसका क्या-क्या बेनिफिट है? टैक्स के स्कैंडिनेविया के अंदर तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। स्पेशली आपको यहाँ पे पेड हॉलीडेज़ दी जाती हैं, जो कि आई थिंक मोर देन 30 प्लस डेज़ हैं। और व्यूअर्स, यहाँ पे जो आपको समर की सैलरी आती है वो ज़्यादा आती है। गवर्नमेंट आपको इनकरेज करती है कि आप जाएं, थोड़ा सा वर्क से ब्रेक लें और जाके रेस्ट करें, अपनी हुँ। फैमिली को मिले। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इनकरेज किया जाता है। इसके अलावा यहाँ पे सिक लीव्स बहुत ज़्यादा हैं, और सिक लीव्स भी आप जब चाहे ले सकते हैं। 2-3 दिन तक तो आप प्रोफेसर को सिर्फ बता दें कि आपने नहीं आना है। अगर 3 दिन से ज़्यादा हैं तो आप अपने जनरल फिजिशियन से मिलें और उससे आप डॉक्यूमेंट ले लें, और सिक लीव भी बहुत ज़्यादा आपको मिल जाती हैं। इसके अलावा ये सबसे अच्छी बात है कि अगर आपकी फैमिली है तो यहाँ पे पेरेंटल लीव आपको मिल जाती है, और पेरेंटल लीव के यहाँ बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी यहाँ पे रहने के लिए, गवर्नमेंट आपको हर चीज़ के लिए सपोर्ट करेगी। पैरेंटल लीव कितनी होती है? जैसे मैटरनिटी लीव्स होती हैं उसमें? हाँ, ये डिपेंड करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपकी वाइफ़ भी जॉब कर रही है और आप भी जॉब कर रहे हैं, तो टोटल ड्यूरेशन है 49 वीक्स भी और 59 वीक्स भी है। तो आप इन दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। तो 49 वीक्स अगर आप करते हैं तो ऑलमोस्ट अ ईयर, हाँ, 1 साल ऑलमोस्ट आ ईयर बनता है बिल्कुल। आपको। देखें जी, अगर आप टैक्स देते हैं तो अगर जो आपका बेबी पैदा होने की सूरत में आपको 1 साल की बिल्कुल, छुट्टी मिलती है, आपको तो देखें। पेड पेड छुट्टी मिलती है। लेकिन इसका कोई और मतलब नहीं है। हाँ, इसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे पीएचडीज़ जो आए हुए हैं, उनका काफ़ी ज़्यादा रिसर्च एक्सपीरियंस होता है, तो वो यूजुअली यहाँ फैमिली के साथ ही आते हैं। हुँ, और ये लोग फैमिली को इनकरेज करते हैं, हुँ। और ये चाहते हैं आप अपनी फैमिली की भी साथ टेक केयर करें। सही है। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं यूरोप आने की। बहुत सारी हमारे जो सब कॉन्टिनेंट्स जो है, या डेवलपिंग या अंडर डेवलपिंग कंट्रीज़ के जो लोग होते हैं, उनकी सबसे बड़ी मोटिवेशन होती है कि यहाँ पे हमने सेटल होना है, ठीक है? तो क्या पीआर और लॉन्ग टर्म सिटीज़नशिप, ये किस तरह, इसके बारे में थोड़ा गाइड कर देंगे? आपने अगर 3 साल टैक्स पे किया है और कुछ लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट है, अगर आप ये कंप्लीट कर लें, तो आप पीआर के लिए एलिजिबल हैं। मतलब आप पीएचडी कंप्लीट करते-करते आपको जो है वो सिटीज़नशिप भी मिल जाती है बिल्कुल इस तकरीबन। अच्छा हसन, अब मुझे कुछ ड्रॉबैक बताएँ इन कंट्रीज़ में रहने का। आपने इतनी सारी खूबियाँ बताई हैं। आपको हाँ, अभी तक अभी मुझे बहुत ज़्यादा लंबा अरसा तो यहाँ रहते हुए नहीं हुआ, हुँ, लेकिन यूजुअली यहाँ पे लोग सैलरी का कंपैरिज़न करते हैं यूएस के साथ, और लोग ये कहते हैं कि यहाँ पे टैक्स बहुत ज़्यादा लिया जाता है हुँ, और यूएस के अंदर टैक्स नहीं लिया जाता। तो बहुत सारे लोग इस तरह कंपैरिज़न करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो बेनिफिट्स हैं वो टैक्स के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा हैं। बहुत ज़्यादा है। आपकी फैमिली की एजुकेशन और फैमिली के बेनिफिट्स, हाँ, और व्यूअर्स, आपकी अगर वाइफ साथ है तो आपकी वाइफ स्पाउस वीज़े पे आ सकती है, वो यहाँ आके किसी भी किस्म की जॉब कर सकती हैं। तो व्यूअर्स, जैसे हसन ने बताया, यहाँ पे एक तो पीएचडी एज़ अ जॉब काउंट होती है, और दूसरा यहाँ पर हसन, एक चीज़ हम बताना भूल गए व्लॉग में कि क्या होता है, कोरिया में तो हम डायरेक्टली प्रोफ़ेसर्स को ईमेल करते हैं और वो हमें एक्सेप्ट करते हैं और फिर हमें पीएचडी पोज़ीशन ऑफ़र होती है। तो यहाँ पर भी इसी तरह होता है कि प्रोफ़ेसर्स को ईमेल करनी पड़ती है? हाँ, यूजुअली कुछ लोग प्रोफ़ेसर को ईमेल करते हैं, लेकिन प्रोफ़ेसर के पास फंडिंग होनी चाहिए, पोज़ीशन होनी चाहिए। तो हुँ, इससे मेरे मेरे ख़्याल से तो सबसे बेटर यही है कि अगर प्रोफ़ेसर के पास पोज़ीशन है तो पोज़ीशन पे अप्लाई भी करें, और साथ प्रोफ़ेसर को भी प्राइवेटली ईमेल कर सकते ईमेल हैं। कर सकते हैं। तो यहाँ पर पीएचडी एज़ अ जॉब अनाउंस होती है, और पोर्टल के ऊपर जिस तरह बाकी जॉब्स आती हैं, उसी तरह जॉब्स आती हैं। बिल्कुल। तो व्यूअर्स, इसी के साथ आज का व्लॉग हम करते हैं ख़त्म। तो हसन ने माशाल्लाह काफ़ी एक इन्फॉर्मेटिव इंटरव्यू दिया है, और इसके साथ-साथ एक बहुत बड़ी मोटिवेशन भी है वो आप सबके लिए। तो आप लोग भी अगर मेहनत करें और एक प्रॉपर मोटिवेशन और प्रॉपर एक कंसिस्टेंट एफर्ट करके चलेंगे, तो डेफ़िनिटली जो है सक्सेस गारंटेड है। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, और हमारे इस व्लॉग को शेयर करें ताकि मैक्सिमम लोग जो हैं इससे बेनिफिट ले सकें। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।